नमस्कार साथियों। अब देखो आज का जो हमारी ये सेक्शन है ना बच्चों, इसमें है हमारे पास साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके आज मैं 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ और ये 32 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से ही आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बच्चों। इसमें जो क्वेश्चन है ना वो एबीसीडी के क्वेश्चन भी है, रिक्त स्थान भी है, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी है, दो दो के भी है और निबंधात्मक क्वेश्चन भी है। तो वीडियो के अंत तक आप बच्चों जुड़े रहें। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273 डिग्री केल्विन पर जल की भौतिक अवस्था परीक्षण करने पर कैसी होगी। यानी जो 0 डिग्री है ना बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 273 डिग्री इसको बोलते हैं केल्विन पर जल की भौतिक अवस्था परीक्षण करने पर कैसी होगी बच्चों। क्या वो ठोस होगी, द्रव होगी, वाष्प होगी या ठोस या द्रव होगी। जो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास, वो क्या होगी बच्चों, इस पे हो जाएगी वो क्या, ठोस। क्या हो जाएगी, ठोस। तो पहले का जो हमारे पास आंसर आ गया ना बच्चों वो क्या आया, ठोस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, रानुशुद्ध जल को किसी परक नली में गर्म करती है। यानी जल को क्या कर रही है, परक नली में रानू गर्म कर रही है। परक नली का जल किस होगा तापमान पर उबलने लगेगा। यानी आपको यह बताया कि जल जो है ना, जो हमारे पास पानी, वो किस तापमान पर जल उबलने लग जाएगा। यानी वो पूर्ण रूप से गर्म हो जाएगा और उसमें वाष्प और जल उबलने लग जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, सॉरी बच्चों एक मिनट, ये इसके क्या 4 ऑप्शन, 73 डिग्री केल्विन, 173 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री केल्विन या 273 डिग्री केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर डी, 373 डिग्री केल्विन। इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो जल है ना, जल क्या होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों कि जल को कितने डिग्री केल्विन पर उबलने लग जाता है। तो वो होता है बच्चों हमारे पास कितना, 373 डिग्री केल्विन। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, ऊर्ध्वपतन द्वारा निम्न में से किसे पृथक किया जा सकता है। यानी जो ऊर्ध्वपतन की जो प्रक्रिया होती है ना बच्चों, उसके द्वारा हम इन 4 तत्वों में से किसे अलग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ना बच्चों, वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, रेत, अमोनिया क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या चोक क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया क्लोराइड। हम जो अमोनिया क्लोराइड को है ना बच्चों ऊर्ध्वपतन के द्वारा, ऊर्ध्वपतन के द्वारा हम इसे पृथक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, पृथक किया जा सकता है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ यानी सूखा बर्फ, एक तो होता है बर्फ जो पानी से बर्फ बनाया जाता है और वो कैसा होता है, गीला होता है बच्चों। और दूसरा पूछा आप शुष्क बर्फ यानी ठोस के रूप में होता है, जिसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों, ठोस ऑक्सीजन को कहते हैं या ठोस जल को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों शुष्क बर्फ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कभी भी शुष्क बर्फ यानी सूखी बर्फ पूछे ना, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आंसर आ जाएगा बच्चों इसका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है इसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है? पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें इसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, यानी पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती है जो स्थिर रहती है, उसका आयतन और आकार, यानी उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है, वो होता है बच्चों ठोस में। अगर कोई भी ठोस वस्तु है तो उसका ठोस का आकार और आयतन, आकार और आयतन निश्चित होता है बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आपके काफी बार पूछा जा चुका है बच्चों। अगला क्वेश्चन है तापमान बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? अगर हम कोई भी मतलब तापमान बढ़ने पर जो भी छोटे छोटे कण होते हैं ना बच्चों, ठीक है, इन कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम इस पे ताप बढ़ाएंगे ना बच्चों तो इसकी जो गति है ना बच्चों, वो गति भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर हम तापमान बढ़ाने पर जो कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, तो इसमें जो हमारे ये कण है ना, इसकी गति में क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि हो जाएगी और वो जल्दी उबलने लग जाएंगे। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी गैस को द्रवित करने के लिए, किसी गैस को द्रवित यानी उसे लिक्विड में बदलने के लिए क्या आवश्यकता होती है? यानी कोई भी पदार्थ है या गैस है, उसे हम लिक्विड के रूप में बदलते हैं तो उस पर कौन सी क्रियाएं होती है? क्या निम्न ताप और निम्न दाब होता है, निम्न ताप और उच्च दाब होता है, उच्च ताप और उच्च दाब होता है, या फिर उच्च ताप और निम्न दाब होता है? ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना हमारे पास, वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। इसके लिए हमें निम्न तो होगा बच्चों ताप, और उच्च होगा बच्चों इसमें क्या, दाब। निम्न ताप और उच्च दाब होगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी एक गैस है, निम्न में से कौन सी एक गैस है वो आपको बताना बच्चों। क्या मोम एक गैस है, क्या पीतल एक गैस है, क्या ऑक्सीजन एक गैस है, क्या जल एक गैस है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन एक क्या है, ऑक्सीजन एक प्रकार की क्या है बच्चों, ये एक प्रकार की गैस है। बाकी ये है ना मोम, पीतल और जल, ये किस में आते हैं? ये आते हैं बच्चों पदार्थ में। किस में? ये आते हैं पदार्थ में। और ये जो ऑक्सीजन आती है वो किस में आती है बच्चों? वो गैस में आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, अब रिक्त स्थान, पहला रिक्त स्थान है हमारे पास निक्षेपण प्रकरण में गैसीय पदार्थ सीधे, यानी निक्षेपण के द्वारा जो गैसीय पदार्थ है वो सीधे किस में चेंज होते हैं? तो वो होते हैं बच्चों किस में? ठोस में चेंज। किस में? ठोस में चेंज हो जाते हैं बच्चों। दूसरा है गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस का जो गैसीय अवस्था है उसका द्रव के रूप में यानी लिक्विड के रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है संघनन। संघनन वो हमारे पास कहलाएगा बच्चों क्या? संघनन। अगला है बच्चों बर्फ का गलनांक, यानी जो बर्फ है, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है जिस पर बर्फ पिघलने लगता है? वो होता है बच्चों 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कण बहुत, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं ना वो बहुत क्या होते हैं? बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? वो होते हैं बच्चों छोटे। छोटे। गैस में विसरण का गुण होता है, गैस में विसरण का गुण होता है, वो होता है बच्चों अधिक। क्या होता है? अधिकतम या अधिक। अधिकतम या अधिक। ये हो गए बच्चों हमारे पास क्या? रिक्त स्थान। आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में इनमें से एक रिक्त स्थान भी आ सकता है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला अब आपके एक एक नंबर का क्वेश्चन बच्चों, कितने नंबर का, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से क्वेश्चन है एक वायुदाब, एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है, जो एक वायुमंडलीय दाब होता है ना उसका मान होता है बच्चों 1.1 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। 1.1 गुणा 10 की घात 5 पास्कल, ये किसका होता है, वायुमंडलीय दाब का मान होता है। अगला है बच्चों तापमान की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होती है, जो हम ताप मापते हैं ना उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होती है उसको हम दर्शाते हैं बच्चों किससे, के से, और के को बोलते हैं केल्विन, केल्विन। एक बच्चों इसमें सेंटीग्रेड भी होता है, ठीक है, लेकिन इनकी जिसकी अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक होती है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास केल्विन। ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हो गए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है, जो गुब्बारा होता है ना बच्चों, ठीक है, जो हवा में उड़ता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, क्योंकि सबसे गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस भरी होती है बच्चों, तो गुब्बारे हवा में उड़ते हैं तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, उसमें हल्की गैस भरी होती है। और हल्की गैस कौन सी होती है बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस है ना बच्चों वो किसमें, गुब्बारों में भरी जाती है, गुब्बारों में भरी जाती है। यह आपके एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारों के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। बढ़ते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पदार्थ की 3 मूलभूत अवस्थाएं कौन कौन सी है, पदार्थ की 3 मूलभूत अवस्थाएं कौन कौन सी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस बार आपके, और ये क्वेश्चन भी आपके इस बार अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है बच्चों, वो होती है, पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है बच्चों गैसीय, यानी गैस। 1, 2 और 3 पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है बच्चों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, गैस, द्रव और ठोस। अगला क्वेश्चन होगा बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, यानी आपको पदार्थ की परिभाषाएं बतानी है। पदार्थ से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। प्रत्येक वे वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक, चाहे कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वे वस्तु जो स्थान घेरती है, क्या घेरती है बच्चों, यानी कुछ वस्तु है, यानी कोई ये होगी एक वस्तु, कुछ देखो ये स्थान घेर रही है, क्या घेर रही है, स्थान घेर रही है, और इसका कुछ निश्चित, इसका निश्चित अगर द्रव्यमान होता है ना, ये हो गई वस्तु, ये हो गया स्थान। अगर वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ये हो गई हमारे पास पदार्थ की परिभाषा, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट द्रव्यमान, उसे हम पदार्थ कहते हैं बच्चों। और पदार्थ की परिभाषा भी इस बार आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में आ सकती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंच तत्व किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 5 तत्व कौन कौन से होते हैं पृथ्वी पर, वो होते हैं बच्चों हवा, ठीक है, वो सॉरी इसमें हमें क्या पूछा, पंच तत्व किसे कहते हैं, हमें इसकी परिभाषा बतानी है। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने ये पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। इसमें आ जाएगा हवा, पानी, अग्नि, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, और पृथ्वी, और पृथ्वी, ये होते हैं बच्चों पंच तत्व। इनसे ये 5 पदार्थ से बने होते हैं। तो पंच तत्व की अगर आपको परिभाषा पूछ ले तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5
तत्वों में वर्गीकृत किया, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। अगर उनका नाम पूछ ले तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गए इसमें क्या 5 तत्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अब क्वेश्चन आ गया, पंच तत्वों के नाम लिखिए। अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में लिख के बताए, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये कितने तत्व हैं बच्चों? ये हो गए हमारे पास 5 तत्व। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण किसे कहते हैं? अब देखो बच्चों, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती क्या है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया जिसके अंदर जल का वाष्प के रूप में बदलना, जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जहां क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से वाष्प यानी द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव यानी कोई द्रव वस्तु है यानी जल का वाष्प में बदलना, परिवर्तन होना, यह प्रक्रिया क्या वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है बच्चों। ये परिभाषा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है बच्चों, और ये भी इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण होता है? सबसे अधिक आकर्षण होता है यानी आपस में दोनों जुड़े रहते हैं, वो कौन सी अवस्था में है? तो वो होते हैं बच्चों ठोस अवस्था में। कौन सी? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? ठोस अवस्था। निम्न का पूरा नाम, यानी आपको इसमें पूरा नाम बताना है। एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म बतानी है बच्चों, और सीएनजी की। एलपीजी लिक्विड ऑफ पेट्रोलियम गैस, लिक्विड ऑफ पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हो गई सीएनजी, ये हो गई हमारे पास सॉरी एलपीजी की परिभाषा, और ये वाली हो गई हमारे पास किसकी? सीएनजी की परिभाषा। द्रव्य लिक्विड यानी द्रव्य पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी, सीएनजी को होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये परिभाषा भी काफी बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ के गलनांक की परिभाषा, यानी किसी पदार्थ के गलनांक की परिभाषा। गलनांक क्या होता है बच्चों? अगर कोई वस्तु है उसे हम गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों? गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने पर वो पिघल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में, ये देखो कोई ठोस थी, ठोस किस अवस्था में? द्रव यानी लिक्विड अवस्था में बदल गई, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। किसी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे हम कहते हैं बच्चों क्या? गलनांक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है बच्चों हमारे पास क्या? क्वथनांक। वो तो था गलनांक, और ये है बच्चों हमारे पास क्या? क्वथनांक। ये है बच्चों हमारे पास क्वथनांक। वो था गलनांक, ये था क्वथनांक। किसी पदार्थ का क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई द्रव वायुमंडलीय दाब पर उबलने लगता है, यानी क्वथनांक किसे कहते हैं? वे अगर कोई पदार्थ है उसे गर्म करने पर वे वायुमंडलीय ताप में क्या करने लगता है? उबलने लग जाता है, यानी वे वाष्प के रूप में परिवर्तन होने लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। किसी पदार्थ का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव वायुमंडलीय दाब पर उबलने लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
जल का क्वथनांक कितना होता है? जो जल होता है ना बच्चों, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 डिग्री केल्विन, जिस पर जल क्या उबलने लग जाता है। या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बताए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 डिग्री केल्विन, इस पर जल क्या होता है? उबलने लग जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, गलनांक की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गलनांक की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस, यानी जो वायुमंडलीय दाब होता है ना बच्चों, दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं बच्चों। ये हो गई हमारे पास क्या? गलनांक की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है बच्चों? यहां पे पूछा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी जो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास, विसरण किसे कहते हैं? विसरण का मतलब स्वतः ही आपस में मिलना। दो विभिन्न पदार्थ यानी दो विभिन्न अलग अलग पदार्थ के कणों का स्वतः, ये देखो स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। यानी पदार्थ नंबर 5 प्लस पदार्थ नंबर 2, ये दोनों ही पदार्थ अलग अलग है, इन दोनों का आपस में स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है बच्चों? विसरण कहलाता है। आर्द्रता क्या आशय है बच्चों? आर्द्रता आप देखते होंगे सर्दियों के समय के अंदर, ठीक है, जल वाष्प की कुछ छोटी छोटी बूंदें यानी ओस के रूप में बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्रता। और आर्द्रता को हम नमी भी बोलते हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम आर्द्रता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्द्रता कहते हैं। ऊर्ध्वपतन क्या होता है बच्चों? ऊर्ध्वपतन क्या होता है? यह होता है बच्चों किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, यानी कोई भी पदार्थ है वो द्रव के रूप में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे ही बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन। यानी कोई भी पदार्थ है बच्चों, ये पदार्थ यानी किसी भी पदार्थ का, ठीक है बच्चों, द्रव अवस्था यानी लिक्विड अवस्था द्रव के रूप में परिवर्तन नहीं होके वो सीधा ही किसमें? ठोस में बदल जाए। ठोस में बदल जाए। तो ये जो पूरी क्रिया होती है ना बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊर्ध्वपतन। तो किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वह द्रव में ना बदलकर सीधा किसमें? ठोस में बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन होता है। अगला है बच्चों, गलनांक से क्या आशय है? ये आपके इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है। गलनांक से आप क्या समझते हैं? देखो पहले ही बताया बच्चों आपको, गलनांक ठोस पदार्थों को गर्म करने पर उसके कणों, यानी जो भी ठोस पदार्थ है ना उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो उसको कणों में क्या? गतिज ऊर्जा, यानी उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ठोस पदार्थों को गर्म करने पर उसके कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। इस कारण कण अधिक तेजी से क्या? कंपन करने लगते हैं और इसके मध्य की दूरी बढ़ने लगती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक यानी स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं तथा एक अवस्था ऐसी आती है जो जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तन हो जाता है, जिसे न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, इसको गलनांक कहते हैं।
अब देखो सीधा सीधा अगर हम शॉर्ट में इसको समझे तो इसकी परिभाषा हो जाती है बच्चों गलनांक की। वो होती है बच्चों, क्या होती है बच्चों, ठोस का द्रव में परिवर्तन होना। ठोस वस्तु का द्रव में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है बच्चों। पदार्थ की ठोस अवस्था की कोई तीन विशेषता, कोई भी पदार्थ है उसकी ठोस है ना, कोई ठोस वस्तु है उसकी क्या तीन विशेषताएं हो सकती है बच्चों। तो पहली इसकी विशेषता है बच्चों, ठोस का आकार तथा आयतन निश्चित होता है। कोई भी जैसे ठोस वस्तु है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे लोहा मान लेते हैं हम, एक लोहे का टुकड़ा, लोहा एक ठोस होता है, उसका आकार और उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठोस दृढ़ होता है, यानी जो ठोस वस्तु होती है ना वो दृढ़ यानी क्या, मजबूत होती है। ठोस को प्राय संपीड़ित नहीं किया जा सकता। संपीड़ित यानी आपस में खींचा नहीं जा सकता, नहीं उसे खींचा जा सकता है, नहीं उसे दबाया जा सकता है। ये हो गए बच्चों किसके, ठोस के तीन विशेषता। अगला क्वेश्चन है स्पंज, फिर भी इसका संपीड़न क्यों संभव है। स्पंज समझते हो आप, स्पंज जैसे इसमें हम मोम वगैरह हो गई, ठीक है, जैसे स्प्रिंग वगैरह हो गई, वो स्पंज करती है ना, वो वाली स्पंज। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। जब इस पर बाह्य दबाव लगता है तो ये वायु बाहर निकल जाती है और इन्हीं रिक्त स्थानों के कारण इसमें संपीड़न संभव हो पाता है। यानी उसमें क्या, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों में हवा भर जाती है और जब हम इसे वापस छोड़ते हैं तो हवा वापस बाहर निकल जाती है। इस कारण ये स्पंज क्या होते हैं, ये स्पंज ठोस होते हैं और इसमें संपीड़न होता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। अब बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था वाष्पीकरण की क्रिया, ठीक है। वाष्पीकरण प्रक्रम में द्रव की सतह, जो द्रव की सतह के अधिक ऊर्जा वाले कण सतह को छोड़ते हैं और कम ऊर्जा वाले द्रव की ओर जाते हैं। इस प्रकार कणों की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप ताप कम हो जाता है और द्रव ठंडा हो जाता है। साथ ही वाष्पीकरण के कारण कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, जिसके कारण शीतलता उत्पन्न होती है। यह आपका निबंधात्मक क्वेश्चन है बच्चों, और इस चैप्टर से ये निबंधात्मक क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम है बच्चों, गलनांक की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में अंतर। उत्तर हो जाएगा बच्चों इसको, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की उस पदार्थ की गलनांक गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जबकि ऊष्मा की वह मात्रा जो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव पर उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए दी जाए तो वह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये वो क्वेश्चन थे बच्चों, 32 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 5 से, जो इस बार आपके इस अर्धवार्षिक एग्जाम में इनमें से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं बच्चों कल पार्ट नंबर 2 के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।